नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित पॉलिटिकल साइंस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं एनसीईआरटी से जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना चाह रहे हैं, विशेष रूप से कक्षा 12 के बोर्ड के विद्यार्थियों के परीक्षा को राजनीति विज्ञान में उनको और पारंगत बनाने के लिए, उनकी तैयारी को और धारदार बनाने के उद्देश्य से सीरीज प्रारंभ की गई है। तो उसी उद्देश्य से आज हम एक नए टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, नया अध्याय हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं। आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं और उस अध्याय का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां व पुनर्स्थापना। और इसमें भी हम लोग बात करेंगे 1964 का जो चौथा आम चुनाव था, विशेष रूप में उसके बारे में बात करेंगे कि चौथे आम चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी। विशेष रूप से उन चुनौतियों की चर्चा हम यहां पर करेंगे। 1967 के चुनाव के परिणाम के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या परिणाम रहे थे, कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति रही थी, केंद्र में क्या स्थिति रही और राज्यों की विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रही। इसके अलावा हम गैर कांग्रेसवाद के बारे में बातचीत करेंगे, गठबंधन के बारे में बातचीत करेंगे। देखते हैं आज इसमें से कितनी बातें हम लोग कर पाते हैं। यह बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे लगता है कि जो ना तो कक्षा 12 के एग्जाम दे रहा है और ना ही उनको प्रतियोगिता परीक्षाओं से कोई मतलब है, ऐसे लोगों को भी इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। बड़ी रोचक बातें हैं, बड़ी रोचक कहानियां हैं। 1967 का चौथे आम चुनाव के संदर्भ में हम इस वीडियो में विशेष रूप से बातचीत करेंगे। थंबनेल में सारी चीजें आप लोगों को स्पष्ट दिख रही है। फिर भी हम इस टॉपिक, इस अध्याय में, पूरे अध्याय को 3 भागों में बांटकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 1967 का जो चुनाव था, जो चौथा आम चुनाव था, उस चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को किस प्रकार से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद हम देखेंगे 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन, 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन। और उसके बाद बात करेंगे 1971 में जो 5वीं लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना की। इसी के इर्द गिर्द ये पूरा अध्याय चलने वाला है। मुख्य रूप से 3 घटनाओं के बारे में हम लेकर चलेंगे। चौथे आम चुनाव 1967 के, 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन और 1971 में कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना। बिना विलंब किए आइए हम टॉपिक में प्रवेश करते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहां पर, राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। मैंने पहले ही आप लोगों को कह दिया कि इस अध्याय में हम बातचीत करने वाले हैं कि 1967 का जो चुनाव है, जिसे हम चौथा आम चुनाव कहते हैं, इस चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी। इन चुनौतियों का हम लोग अध्ययन करना चाह रहे हैं। छोटे छोटे प्रश्न तो देखिए इन अध्यायों में से बहुत से बनते हैं। बड़ा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है यहां पर कि 1967 के चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी। एक एक चुनौती का हम लोगों को यहां पर वर्णन करना है। तो बड़े ध्यान से आप लोगों को यह चीज देखनी है कि कौन कौन सी चुनौतियां कांग्रेस पार्टी के समक्ष थी। उन सभी चुनौतियों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। मैं एक एक बिंदु को लिखूंगा ताकि ऐसे प्रश्नों को हल करने में पॉइंट टू पॉइंट आप लोग भी नोट कर सकते हैं। सबसे पहली चुनौती थी राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। राजनीतिक, देखो समय थोड़ा सा लगेगा, पॉइंट लिख रहा हूं तो मैं, लेकिन आपको काफी सुलभता होगी। राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती कांग्रेस पार्टी के समक्ष पहली जो बड़ी चुनौती थी 1967 के चुनाव से पूर्व, क्योंकि 1967 के चुनाव से पहले की जितनी भी घटनाएं घटित हुई वो सब कांग्रेस पार्टी के समक्ष चुनौती थी। बहुत ढंग से आप लोग देख पा रहे हैं कि राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती, इसके बारे में यदि हम लोग बातचीत करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि 27 मई 1964 को पंडित नेहरू का, आप जानते हैं, पद पर रहते हुए निधन हो गया। नेहरू का निधन हो गया। देश के पहले प्रधानमंत्री, 17 वर्षों तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे पंडित नेहरू की 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद में तबियत ठीक नहीं रह रही थी और अंततः 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो जाता है। पंडित नेहरू का निधन भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण कालक्रम माना जाता है, भारतीय राजनीति का एक मोड़ माना जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना था, विदेशी पर्यवेक्षकों का मानना था कि पंडित भारत में
लोकतंत्र के समर्थक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत में लोकतंत्र का जनक माना जाता है। लोगों का मानना था कि 17 वर्षों तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1952, 1957 और 1962 के 3 आम चुनाव लगातार कांग्रेस पार्टी ने जीते। भारत में लोकतंत्र चल रहा है तो उसके पीछे केवल और केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लोगों ने कयास लगाए, यह आशंका की कि अब भारत में लोकतंत्र नहीं रहेगा और अनेक नवस्वतंत्र देशों की भांति भारत में भी सेना के शासन की स्थापना हो जाएगी, इस प्रकार की आशंकाएं की गई। खैर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद में विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था के कामराज। के कामराज तमिलनाडु से थे और के कामराज के समक्ष चुनौती थी कि किस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में इसका उत्तराधिकार के संकट को कैसे हल किया जाए, किसे भारत का नेतृत्व दिया जाए, किसे संसदीय दल का नेता चुना जाए, किसे लोकसभा का नेता चुना जाए और उसको प्रधानमंत्री की बागडोर संभाली जाए। ऐसी स्थिति में देखा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने अंतिम समय में लाल बहादुर शास्त्री पर बहुत अधिक निर्भर रहने लग गए थे। किसके ऊपर? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान रेल मंत्री के पद पर थे। रेल मंत्री के पद पर थे। एक रेल दुर्घटना होने पर उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अपने रेल मंत्री के पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार के कार्यकाल के दौरान उनको मंत्रिमंडल में रहने का अनुभव था और काफी साफ छवि के नेता थे, साफ छवि के नेता थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद के कामराज ने पार्टी के नेताओं से बातचीत करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधिकांश कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए है, जो एमपी जे, वो चाहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। तो कुल मिलाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में जो है भारत में जो है बागडोर प्रधानमंत्री के पद की किसको दी गई? लाल बहादुर शास्त्री को दी गई। तो हम कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में, देखिए पहला पॉइंट चल रहा हम लोगों का राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती, और सबसे पहले हम लोग बातचीत कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद में लाल बहादुर शास्त्री हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन 1967 में लाल बहादुर शास्त्री जिस समय प्रधानमंत्री का पद संभालते हैं, देश के सामने बहुत सी चुनौतियां थी। आप जानते हैं कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है। खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है। खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जानते हैं 1962 में भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। देश की परिस्थितियां ठीक नहीं थी। हम चीन के युद्ध के बाद अपनी आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे और उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। नए नए लाल बहादुर शास्त्री ने जिस समय पद संभाला, विशेष रूप से लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 के बीच में 2 वर्षों तक लगभग हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री को अपने कार्यकाल के दौरान 2 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था लाल बहादुर शास्त्री को। पहली चुनौती 1965 में हम पिछले ही वीडियो में बातचीत कर चुके हैं। पाकिस्तान ने आक्रमण किया भारत के ऊपर और भारत पाकिस्तान के बीच में 1965 का युद्ध हुआ और उसी दौरान ठीक उससे अगले वर्ष 1966 में आप जानते हैं देश में अकाल पड़ा, यानी कि मानसून की असफलता रही। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, एक बार पुनः आप लोगों को याद दिला देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने छोटे से कार्यकाल में 2 बड़ी चुनौतियों का सामना किया और किसानों का और जवानों का उत्साहवर्धन करने के लिए उन्होंने एक बड़ा प्रसिद्ध नारा दिया था। आप सब जानते हैं, जय जवान जय किसान का नारा। बड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा, जय जवान और जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं। नेहरू के बाद शास्त्री ने यह कदम जो है बागडोर संभाली थी और वो चीज मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। इस पाकिस्तान के साथ युद्ध के साथ देश में अकाल पड़े, देश की आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं थी और ऐसी स्थिति में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। आप ये भी जानते हैं कि 10 जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में एक समझौता होता है जिसे हम ताशकंद समझौते के नाम से जानते हैं। ताशकंद समझौते के नाम से जानते हैं। मैं ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि पिछले अध्याय में बहुत डिटेल से हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं।
आप पीछे की वीडियो अवश्य देखें ताकि सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर है। कुल मिलाकर 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही इस समझौते के बाद में रहस्यात्मक तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की पद पर रहते हुए निधन हो जाता है। यह देश के लिए बड़ा संकट का समय था कि नेहरू जी का निधन हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए और लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के समक्ष उत्तराधिकार की चुनौती आ गई। उज्बेकिस्तान की राजधानी वर्तमान में ताशकंद है। एक बार कांग्रेस पार्टी के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती आई कि अब नेहरू के बाद तो शास्त्री थे, लेकिन शास्त्री के बाद देश के प्रधानमंत्री कौन रहेंगे। लेकिन इस पॉइंट को हम इस हेडिंग के साथ में अध्ययन कर सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद में हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनती है लाल बहादुर शास्त्री के बाद में। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के समय इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी। आप यह भी जानते हैं कि राज्यसभा का सदस्य भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। ध्यान रखना, लोकसभा में बहुमत दल का नेता बनता है, लोकसभा का सदस्य होना कोई जरूरी नहीं है। इवन आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री वह व्यक्ति भी बन सकता है जो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य भी नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर भीतर उन्हें सदस्यता प्राप्त करना जरूरी होता है। आप यह भी जानते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा 2 ऐसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं जिस समय वो देश के प्रधानमंत्री बने, संसद के सदस्य नहीं थे। बाद में इन्होंने क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता ली थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनी। यह बात तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को पूरी कहानी समझनी होगी कि इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री कैसे बनी, आखिर क्या स्थिति थी। के कामराज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, और एक बार फिर उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत थी कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर किन्हें सुशोभित किया जाए, कौन आखिर इस लोकतंत्र को बचा सकता है, कौन सबको साथ लेकर चल सकते हैं। के कामराज ने एक बार फिर से जो है कांग्रेस पार्टी के एमएलए और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के एमपी यानी कि संसद के सदस्यों से बातचीत की। संसद के सदस्यों से बातचीत करने के बाद किसी प्रकार की सहमति नहीं बनी कि किसे कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल का नेता या फिर लोकसभा का नेता बनाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि हम 1966 की बात कर रहे हैं। 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। ऐसी स्थिति के अंदर 1967 में कांग्रेस पार्टी को चौथे आम चुनाव का सामना करना था। आप यह भी जानते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना पटरी से उतर चुकी थी। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि एक खतरनाक दशक था 1960 का हिंदुस्तान के समक्ष। विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े संकट थे। चीन का युद्ध, नेहरू का निधन, पाकिस्तान से युद्ध, लाल बहादुर शास्त्री का निधन, और अब किसी देश के प्रधानमंत्री की बागडोर दी जाए। यहां सहमति तो नहीं बनी, लेकिन 2 ऐसे नेता थे जिनको लेकर विचार विमर्श होना था। आइए वो 2 नेता कौन थे उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो नाम आया वो था इंदिरा गांधी का। कांग्रेस पार्टी के एमपीज में से कुछ ऐसे चाहते थे कि इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। आइए इंदिरा गांधी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इनकी पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इसके अलावा इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में सूचना मंत्रालय में मंत्री पद को उन्होंने जरूर संभाला था कुछ समय तक। इसके अलावा गुजरे जमाने में वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पद पर भी रही थी। तो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। राजनीति के लिहाज से इंदिरा गांधी को ज्यादा अनुभव था नहीं। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल के दौरान सूचना मंत्रालय के पद पर रहे थे इंदिरा गांधी। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष के पद पर रहने का भी गुजरे जमाने में इनकी कुछ समय पहले उनको यह अनुभव प्राप्त था। दूसरे जो कैंडिडेट थे जिनकी हम यहां पर बातचीत करना चाह रहे हैं, उन कैंडिडेट का नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई
कांग्रेस पार्टी के तगड़े नेता थे। मोरारजी देसाई विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से आते थे। मोरारजी देसाई मुंबई जो प्रांत है, उस समय मुंबई प्रांत था, मुंबई प्रांत, इस मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री रहने का इनके पास में अनुभव था। मुख्यमंत्री रहने का इनके पास अनुभव था और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी ये मंत्री के पद पर रहे थे। तो राजनीतिक दृष्टि से काफी अनुभवी थे मोरारजी देसाई। बंबई प्रांत जिससे बाद में 1960 में दो राज्य बनाए आप लोगों के, महाराष्ट्र और गुजरात। तो महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य बने थे 1960 में। भाषा के आधार पर उस बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री रहे हुए थे। मुख्यमंत्री के पद का अनुभव था उनके पास में और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर भी रहे थे। कुल मिलाकर मोरारजी देसाई एक तेज तर्रार नेता थे, राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व नेता थे। मोरारजी देसाई को राजनीति की समझ थी। के कामराज ने सबसे सहमत करने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के नाम पर किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं हुई। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने यह डिसीजन लिया कि इस समस्या का समाधान करने के लिए पार्टी के भीतर हम लोगों को गुप्त मतदान करना होगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी के भीतर गुप्त मतदान हुआ कि हमारा नेता कौन हो, लोकसभा का नेता कौन हो और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी किसको दी जाए। इस बात को लेकर गुप्त मतदान हुए। लेकिन बीच में एक स्लाइड है, आप लोगों को दिखा देता हूं। लाल बहादुर शास्त्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री रहे थे और कांग्रेस पार्टी में महासचिव के पद पर भी रहे थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये मंत्री पद पर रहे। एक रेल दुर्घटना के कारण इन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से त्यागपत्र दे दिया था और उसके बाद में 1957 से 1964 एक बार और मंत्री के पद पर रहे थे। लेकिन जय जवान और जय किसान का इन्होंने नारा दिया था। ये कुछ महत्वपूर्ण, जय जवान जय किसान वाला थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं यहां पर कि कांग्रेस पार्टी के भीतर गुप्त मतदान हुआ कि किसे कांग्रेस पार्टी का नेता चुना जाए, किसी देश के प्रधानमंत्री की बागडोर दी जाए और चौथे आम चुनाव 1967 में ही है। इस गुप्त मतदान के अंदर अधिकांश जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे, बहुत ढंग से सुनना, कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, उन वरिष्ठ नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का समूह जिन्हें सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था, हम आगे बात करेंगे सिंडिकेट क्या है। ये जो कांग्रेस पार्टी के वयोवृद्ध नेता थे, ये जो वरिष्ठ नेता थे, लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ये जो सिंडिकेट के नेता थे, वरिष्ठ जो नेता थे, ये नेता चाहते थे कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बने। इसलिए मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी को लेकर जो गुप्त मतदान हुआ, उस गुप्त मतदान में इंदिरा गांधी को 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ। इंदिरा गांधी को 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ और इस प्रकार से मोरारजी देसाई इस गुप्त मतदान में जो है पराजित होते हैं। यानी कि अधिकांश जो सांसद थे उन्होंने इंदिरा गांधी को पसंद किया और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी सिंडिकेट के नेताओं की, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की। ध्येय क्या था, उद्देश्य क्या था? उनका मानना था कि इंदिरा गांधी को राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा अनुभव है नहीं और वो हमारे ऊपर निर्भर रहेगी, यानी कि हमसे पूछकर देश का शासन चलाएगी, हमारा महत्व बना रहेगा। जबकि यदि मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बन गए तो वो तेज तर्रार नेता है, राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व नेता है, वो अपने हिसाब से शासन चलाएंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के अधिकांश लोगों ने इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। आप सब जानते हैं इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद ग्रहण करती है 1966 में। कुल मिलाकर इंदिरा गांधी को राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा कोई अनुभव था नहीं, हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं और इसी कारण से इंदिरा गांधी उनके ऊपर निर्भर रहेगी, ये बात उन्होंने कही। कुल मिलाकर इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनाव में पार्टी की अगुवाई करनी थी क्योंकि 1967 में जो है अगले लोकसभा के क्या होने थे, चौथे लोकसभा के क्या होने थे, चुनाव होने थे। तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती है बड़े लोकतांत्रिक तरीके से। ये राजनीतिक उत्तराधिकार की समस्या का समाधान हुआ। विपक्षी खेमा जो था, विश्व के जो पर्यवेक्षक थे, वो ठगे से रह गए क्योंकि बहुत से लोगों का मानना था कि नेहरू के बाद
भारत में लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। शास्त्री और शास्त्री के बाद में इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी ने अपने भीतर के अनुशासन का परिचय देते हुए गुप्त मतदान के माध्यम से सत्ता का हस्तांतरण हो गया। कुल मिलाकर लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती है। आइए इंदिरा गांधी के बारे में छोटे क्या प्रश्न बन सकते हैं। 1966 से 1977 आगे के अध्याय में बहुत डिटेल में बात करेंगे और उसके बाद 1980 से 1984 यानी कि 31 अक्टूबर 1984 तक इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री रही थी। 1958 में इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पद पर भी रही। 1964 से 1966 यानी कि 2 वर्षों तक वो सूचना मंत्रालय के पद पर भी रही थी। आप ये भी जानते हैं कि 1967, 1971 और 1918 में लोकसभा के जो चौथे, पांचवें और छठे जो सातवें जो आम चुनाव हुए थे, इन आम चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। 1971 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था पांचवा, उसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आगे हम बहुत डिटेल में बात करना चाहेंगे। आपको यह भी जानकारी है कि प्रीवी पर्स की समाप्ति इंदिरा गांधी ने की थी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया और 1974 में परमाणु परीक्षण भी किया भारत के अंदर। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का निधन हो जाता है, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। उसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। कुल मिलाकर जो हमने मुहिम प्रारंभ की थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी के समक्ष 1967 के चुनाव से पूर्व की चुनौतियां थी, उसमें पहला बिंदु हम लोगों का कंप्लीट हुआ। देखिए पीछे चल के मैं आप लोगों को बता देता हूं, अंत तक आप इस वीडियो में बने रहे। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप लोग जान पाएंगे। बहुत जबरदस्त बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। यहां देखिए कांग्रेस पार्टी के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उसमें पहली चुनौती हमने 1967 के चुनाव में चुनौती, और उसमें पहला बिंदु देखिए हम लोगों ने यहां पर लिख रखा है कौन सा, राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। हमने बात की नेहरू के बाद शास्त्री और शास्त्री के बाद में इंदिरा गांधी। देखिए इसमें भी हमने ये बात की। फिर हम आगे इस टॉपिक में इंदिरा के बाद शास्त्री, नेहरू के बाद शास्त्री, शास्त्री के बाद में इंदिरा गांधी, गुप्त मतदान के बारे में चर्चा की। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी के बारे में जानकारी। तो पहला बिंदु यानी कि जो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक उत्तराधिकार की समस्या थी। आइए, और दूसरी कौन सी समस्या थी? 1967 के चुनाव से पूर्व इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री रहती है और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1967 के क्या लड़ने थे? कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने थे। दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि पंडित नेहरू के बिना पहली बार कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ रही थी। कौन से? 1967, यानी कि पहली बार कांग्रेस पार्टी पंडित नेहरू के बिना चुनावी मैदान में थी। 1967 के चुनाव में पंडित नेहरू का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के पास में अब नहीं था। इससे पहले आप जानते हैं कि 1952 के चुनाव, 1957 के चुनाव और 1962 के चुनाव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लड़े गए थे और कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत भी हुई थी, यह भी आप जानते हैं। तो दूसरा चुनौती, पंडित नेहरू के बिना पहली बार कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में थी। तीसरा बिंदु, इंदिरा गांधी के पास ज्यादा अनुभव नहीं था, ज्यादा अनुभव की कमी। हम पॉइंट ऐसे बना सकते हैं, इंदिरा गांधी कम अनुभवी थी, क्योंकि पहली बार पार्टी का नेतृत्व कर रही थी इंदिरा गांधी और उनके पास किसी प्रकार का अनुभव नहीं था। 2 प्रधानमंत्रियों के जल्दी देहावसान के बाद में देश में हमने 1962 और 1965 के 2 युद्ध भी लड़े थे। तो इस युद्ध के कारण अधिकांश जो हमारे आर्थिक संसाधन थे वो सैन्य सामग्री के निर्माण में लगे, तो देश की अर्थव्यवस्था भी पटरी से उतर चुकी थी। तो हम कह सकते हैं कि गंभीर आर्थिक संकट इस समय थे, और यह गंभीर आर्थिक संकट का एक कारण यह भी था कि 1962 और 1965 में हमने युद्ध लड़े। इसके अलावा आप यह भी जानते हैं कि 1966 में देश में अकाल पड़ा।
तो देश के सामने गंभीर आर्थिक संकट था, गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति थी। और ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या लड़ना था? चुनाव लड़ना था। मानसून की असफलता, मानसून की असफलता का सामना भी करना पड़ा। असफलता, मानसून की असफलता। कुल मिलाकर मानसून की असफलता के कारण खेती की पैदावार कम हुई, खेती की पैदावार कम हुई। यह 1967 के चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी के समक्ष हम क्या बात कर रहे हैं? चुनौतियों की बातचीत कर रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी आई। अगला हम लोग देख रहे हैं 8वां पॉइंट, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी क्यों? क्योंकि उद्योगों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, वस्तुओं का हम लोग निर्यात नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हमारे देश के अंदर विदेशी मुद्रा भंडार की क्या आ गई? कमी आ गई। 8वां पॉइंट हम लोग कह सकते हैं औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में कमी आई। औद्योगिक उत्पादन व निर्यात में कमी आई, व निर्यात में कमी। ये पॉइंट आपकी किताब में लिखे हुए हैं, पॉइंट है नहीं, मैं पॉइंट बना के आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। तो औद्योगिक उत्पादन कम हुआ तो निर्यात भी कम हुआ, जिससे विदेशी मुद्रा कम रही। और हम पीछे बात कर चुके हैं, दो हमने युद्ध लड़े, तो उन युद्ध की वजह से जो है देश में आर्थिक संकट बढ़ता गया। इसके अलावा इंदिरा गांधी को रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा रुपये का अवमूल्यन। और 1 अमेरिकी डॉलर के बराबर जो 5 रुपए थे, इंदिरा गांधी ने घटाकर उसे 1 रुपए बराबर, 1 अमेरिकी डॉलर बराबर 5-7 रुपए कर दिए। तो इस प्रकार से 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत जो 5 रुपए हुआ करती थी, अब इसको बढ़ाकर कितनी कर दी? 7 कर दी गई। कुल मिलाकर इस दौर में देश में गरीबी, बेरोजगारी बढ़ी और देश में महंगाई बढ़ी। आर्थिक संकट के कारण ये जो खाद्यान्न की कमी आई हिंदुस्तान के अंदर, ये जो खाद्यान्न की कमी आई, ये जो गरीबी थी, ये जो बेरोजगारी थी, ये जो महंगाई थी, इन सारी चीजों के प्रति देखते हुए देश में बंद और हड़ताल का माहौल हुआ। बंद व हड़ताल का माहौल हुआ। विपक्षी पार्टियों को अवसर मिल गया कि कांग्रेस पार्टी असफल हो रही है और ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस पार्टी को घेरा जा सकता था। आए दिन बंद और हड़ताल हो रही थी और सरकार उन समस्याओं का निदान नहीं कर पा रही थी। ऐसी स्थिति के अंदर 11वां पॉइंट हम ले सकते हैं कि जो समाजवादी राजनीतिक दल थे, समाजवादी और जो साम्यवादी राजनीतिक दल थे, उन समाजवादी और साम्यवादी राजनीतिक दलों ने सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र संघर्ष को छेड़ दिया, यानी कि किसानों का नेतृत्व किया। ये जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विशेष रूप से आप जानते हैं CPIM, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ, यानी कि मार्क्सवादी ML, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी लेनिनवादी, ये जो राजनीतिक दल थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थे, उन्होंने सशस्त्र किसान विद्रोह का नेतृत्व किया। कुल मिलाकर इस काल में गंभीर किस्म के सांप्रदायिक दंगे भी हुए, सांप्रदायिक दंगे भी हुए। और इसी दौरान इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता को ध्यान रखते हुए विपक्षी जो राजनीतिक दल थे, उन सारे विपक्षी दलों ने गठबंधन कर दिया एक छतरी के नीचे आगे, जिसको हम कहते हैं गैर कांग्रेसवाद। यानी कि सभी राजनीतिक दलों, विपक्षी राजनीतिक दलों को ऐसा लग रहा था कि इंदिरा गांधी के पास अनुभव की कमी है और कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का अच्छा समय है। ऐसी स्थिति में विपक्षी दल सारे एकजुट हुए और उन्होंने गठबंधन किया, जिसे गैर कांग्रेसवाद के नाम से जाना जाता है। हम आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे कि राम मनोहर लोहिया ने, राम मनोहर लोहिया, राम
मनोहर लोहिया जो कि एक समाजवादी नेता थे, उन्होंने ये जो कांग्रेस के विपक्षी दल एक छतरी के नीचे आए उसको किस नाम से जाना, उन्होंने इसे गैर कांग्रेसवाद की क्या दी, संज्ञा दी। इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। कुल मिलाकर स्थितियां बहुत विपरीत थी। एक बार फिर से सारे संकट की हम लोग बातचीत यहां पर देख लेते हैं। तो नेहरू के पहला पॉइंट हमने देखा था, पहले पॉइंट की हम लोगों ने बातचीत की थी कि राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती थी कांग्रेस पार्टी के समक्ष। उसके बाद में उसमें हमने बात की नेहरू के बाद शास्त्री के बाद में इंदिरा। उसके बाद में नेहरू के बिना पहली बार कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी। इंदिरा गांधी के पास अनुभव का कमी थी, इस कारण से सभी गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल एक छतरी के नीचे आ गए थे। इस दौरान सैन्य खर्चा बढ़ा था, देश में गंभीर आर्थिक संकट आन खड़े हुए, मानसून की असफलता थी, खाद्यान्न का संकट आ गया, खेती की पैदावार कम हुई। ये सारी बातें हमने यहां तक देखी। ये सारे पॉइंट आप लोगों को लिखना है। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी आ गई, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में कमी आई, रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, खाद्यान्न की कमी हुई और इसे जो है हड़ताल और बंद की स्थिति आ गई। समाजवादी और साम्यवादी राजनीतिक दलों ने सशस्त्र किसान संघर्ष का नेतृत्व किया। इस समय गंभीर किस्म के सांप्रदायिक दंगे हुए और विपक्षी दल सारे एकजुट हो गए। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने 1967 के चुनाव लड़े थे। यह कांग्रेस पार्टी के समक्ष 1967 के चुनाव के समय हम कह सकते हैं कि वो उनके सामने क्या थी, चुनौतियां थी। ये कांग्रेस पार्टी के समक्ष क्या थी, चुनौतियां थी। आइए, जब गैर कांग्रेसवाद की चर्चा आई गई तो हम इसको भी देख लेते हैं कि गैर कांग्रेसवाद क्या है। गैर कांग्रेसवाद क्या है, बीच में समझ लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की चुनौतियां पूरी हुई, अब अपन गैर कांग्रेसवाद की बात करेंगे और उसके बाद में चुनाव के जनादेश की चर्चा करेंगे। विशेष रूप से पहली बात तो आप लोगों को यह ध्यान में रखनी है कि गैर कांग्रेसवाद की संज्ञा, प्रश्न क्या बनेगा, गैर कांग्रेसवाद से आप लोग क्या समझते हैं, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं। हालांकि इस टॉपिक की बाद में चर्चा करनी चाहिए, लेकिन बीच में आ गया गैर कांग्रेसवाद शब्द आ गया तो हम यही इसको स्पष्ट कर देते हैं। आपको चुनौतियों के कारणों में केवल इतना ही बताना है कि गैर कांग्रेसवाद के तहत सभी राजनीतिक दल, विपक्षी दल एक छतरी के नीचे आ गए। 1967 के चुनाव में, 1967 के चुनाव से पूर्व विपक्षी जो राजनीतिक दल थे वो सारे के सारे विपक्षी राजनीतिक दल एक छतरी के नीचे आ गए। इसका कारण यह था कि इन विपक्षी दलों का मानना था कि छोटे छोटे राजनीतिक दल होने के कारण हमारे मत आपस में बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें सीटें कम प्राप्त हो पाती है। अतः इन्होंने कहा कि अच्छा मौका है, इंदिरा गांधी के पास में अनुभव की कमी है, कांग्रेस संकट से जूझ रही है, कांग्रेस में अंदरूनी उठाफटक है, ऐसी स्थिति में क्यों ना हम सारे विपक्षी राजनीतिक दल एक छतरी के नीचे आ जाते हैं और हम सब एक होकर गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं, ताकि कांग्रेस के अलावा सारे वोट जो है एक जगह पर आएंगे, तो इससे हमें हमारे मत प्रतिशत भी बढ़ेगा और हमारी सीट प्रतिशत भी बढ़ेगा। ये जो कांग्रेस पार्टी के अलावा विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल थे उस समय के तत्कालीन, वो सब एक जगह एकत्रित हुए, एक छतरी के नीचे आए। इसे राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद की संज्ञा दी। बहुत अच्छा प्रश्न है, गैर कांग्रेसवाद की संज्ञा किसने दी विपक्षी राजनीतिक दलों को 1967 के चुनाव से पूर्व जो एक छतरी के नीचे आए? आपका उत्तर होगा राम मनोहर लोहिया, जो कि एक समाजवादी नेता थे। राम मनोहर लोहिया का मानना था कि यह सही है, यह लोकतांत्रिक है, क्योंकि पिछला जो कार्यकाल रहा इंदिरा गांधी का, पिछला जो कार्यकाल रहा कांग्रेस पार्टी का, वो लोकतांत्रिक नहीं था। अब कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र का अभाव है, कांग्रेस पार्टी जनहित के कार्य नहीं कर पा रही है। आप जानते हैं 1962 यानी कि तीसरे आम चुनाव से 1967 के बीच का जो 5 वर्ष का कार्यकाल था कांग्रेस पार्टी का, कैसा कार्यकाल था? चीन का आक्रमण, नेहरू का निधन, पाकिस्तान का आक्रमण, 1966 में जो है मानसून की असफलता, देश में गंभीर खाद्यान्न संकट, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई की स्थिति थी, जगह जगह आंदोलन, बंद और हड़ताल का वातावरण था। कांग्रेस पार्टी सही ढंग से लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई। राम मनोहर लोहिया ने कहा कि यह स्थिति ठीक है। उन्होंने इस रणनीति का नाम दिया गैर कांग्रेसवाद, और उन्होंने कहा, तर्क दिया कि कांग्रेस का शासन अब अलोकतांत्रिक हो चुका है, वो गरीबों के हितों के खिलाफ है, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों को एक साथ आना बहुत जरूरी है, ताकि गरीबों के हित में शासन हो सके और ताकि भारत में वापस लोकतंत्र की स्थापना हो सके।
1967 के चुनाव से पूर्व ये जो सारे विपक्षी दल एक छतरी के नीचे आए थे, वो अलग अलग विचारधाराओं के होने के बावजूद भी गठबंधन उन्होंने किया। तो ध्यान रखना, भारत में गठबंधन की राजनीति का उदय होता है 1967 के चुनाव में, और पहला जो गठबंधन था उसे गैर कांग्रेसवाद की संज्ञा दी थी राम मनोहर लोहिया ने। तो यह चर्चा हम लोगों ने की राम मनोहर लोहिया के द्वारा जो गैर कांग्रेसवाद की संज्ञा दी गई। यहां पर देखिए, इंडियाज डिसइंटीग्रेटिंग डेमोक्रेसी के लेख में, जो कि लंदन टाइम्स में प्रकाशित हुआ था 1967 में, नेविये मैक्सवेल ने क्या लिखा था, प्रश्न पूछने की संभावना कम है, पढ़ लेते हैं कि भारत में जिस तरह की प्रवृत्तियां जारी है, उनमें से एक सुव्यवस्थित समाज रचना को बनाए रखने का काम नागरिक सरकार के हाथों से जाता रहेगा और सेनाई फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने का एकमात्र विकल्प होगा। भारत में लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर विकसित करने का महान प्रयोग असफल हो चुका है। 1967 में जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को देखकर इन्होंने कहा कि अब भारत में लोकतंत्र नहीं हो पाएगा, भारत में लोकतंत्र असफल हो जाएगा और सेना ही शासन संभालेगी। लेकिन इन सब की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, भारत का लोकतंत्र जीवित रहा। भारत की लोकतंत्र की ताकत है, ये हमारे लोकतंत्र की अंदरूनी ताकत है। राम मनोहर लोहिया के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। समाजवादी नेता थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ये सदस्य थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में हमने पहले भी बातचीत की दूसरे अध्याय में। बाद में ये सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता बनकर उभरे। लोकसभा के सांसद रहे 1963 से 1967 के बीच में। बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा, मैनकाइंड और जन के संस्थापक थे राम मनोहर लोहिया। अच्छा प्रश्न रहेगा, मैं पहले भी इसकी चर्चा कर चुका हूं। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, मैं लिख देता हूं। जो प्रश्न बन सकता है उसको लिखना बहुत जरूरी है, मैनकाइंड। ताकि लिखते क्यों हैं हम, ताकि उस पर हम थोड़ा सा रुक जाए तो उसके ऊपर चर्चा ज्यादा होगी। जब चर्चा ज्यादा होगी तो आप लोगों को याद ज्यादा होगा। तो जितनी चीज हम लोग लिखेंगे तो आप देखोगे, सुनोगे, हाथ से आप लोग लिखोगे, तो याद रखने के ये तरीके हैं। अक्सर विद्यार्थी कहते हैं कि हमें ये चीजें याद नहीं होती है। आप लिखकर याद कीजिए, आपको याद होगी। 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, बार बार जब आप कोशिश करेंगे तब आप लोगों को अवश्य सफलता प्राप्त होगी। और कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं है। सोहनलाल जी द्विवेदी की कितनी अच्छी पंक्तियां हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करें, प्रयास करेंगे तो सब कुछ संभव होगा। सारी चीजें समझ में भी आएगी और पढ़ाई में मन भी लगेगा। आगे सोहनलाल जी द्विवेदी कहते हैं कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटता है। बढ़ता उत्साह इसी हैरानी से, हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंतिम पैरा तो बहुत जबरदस्त है कि असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करें, प्रयास करें, सब कुछ संभव होगा। तो मैनकाइंड और जन, इनके संस्थापक संपादक थे राम मनोहर लोहिया। यह भी आप लोगों को बात याद रखनी पड़ेगी। गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार थे, इन्होंने उसी को गैर कांग्रेसवाद की संज्ञा दी थी। पिछड़े वर्गों के आरक्षण का इन्होंने विशेष रूप से समर्थन किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरोधी थे। तो यह बात थी राम मनोहर लोहिया के बारे में। आइए एक नए टॉपिक की चर्चा करते हैं, चुनाव का जनादेश। 1967 के चुनाव का परिणाम। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनाव परिणाम तो हम लोगों को देख के लेने चाहिए, क्योंकि थंबनेल में लिख रखा है 5-7 मिनट और लगेंगे। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, 1967 के चुनाव परिणाम पर टिप्पणी लिखिए। कांग्रेस के समक्ष 1967 के चुनाव से पूर्व चुनौतियां थी, बहुत डिटेल में हमने चर्चा की। मुझे लगता बड़ा आनंद आया होगा आप लोगों को। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कैसा लगा ये टॉपिक आप लोगों को, और कहां से आप वीडियो देख रहे हैं वो भी जरूर मुझे बताना। 1967 के चुनाव इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लड़े। इंदिरा गांधी मुश्किल से 1 साल तक उन्होंने शासन चलाया था। गंभीर समस्याएं थी देश के सामने, गैर कांग्रेसवाद की चुनौती थी। नेहरू के बिना चुनाव लड़ रहे थे। इसलिए इस चुनाव के जो परिणाम थे, इन चुनाव परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न 1 नंबर का, राजनीतिक
भूकंप की संज्ञा किस चुनाव परिणाम को दी थी? चौथे आम चुनाव जो थे 1967 के चुनाव। आप जानते हैं शुरुआत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे। तो चौथे आम चुनाव भी थे, लोकसभा के चुनाव भी थे और विधानसभा के चुनाव भी थे। ये जो चुनाव थे, पहली बार जनता कांग्रेस पार्टी नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी। कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव परिणामों में जबरदस्त धक्का लगा। जबरदस्त धक्के का यहां पर मतलब है कि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में तो बहुमत मिल गया, लोकसभा में तो बहुमत मिल गया, लेकिन इतनी कम मत और इतने कम सीटें इससे पहले किसी भी चुनाव में नहीं मिले। यानी कि लोकसभा में तो बहुमत मिल गया, लेकिन सीट जो थी और जो मत प्रतिशत थे वो इससे पहले के 3 आम चुनाव में मिले सीट और मत प्रतिशत से कम थे। खैर, जैसे तैसे कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर दिया और इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के बड़े बड़े नेताओं को इस चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा। आगे बहुत डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं कौन कौन हारे और वो कहां से था, मिलान करने का प्रश्न मिलेगा। ये सब सिंडिकेट के नेता थे। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में मंत्रिमंडल में थे, शास्त्री के कार्यकाल में मंत्रिमंडल में थे, लेकिन 1967 के चुनाव में उनको पराजय का सामना करना पड़ा। 4 नेताओं की हम बात करेंगे। के कामराज की बात हम करेंगे, एस के पाटिल की हम लोग बात करेंगे, अतुल्य घोष की हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये कौन कौन से नेता थे और के बी शाही की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं के कामराज। के कामराज, आपको यह ध्यान रखना है कि के कामराज तमिलनाडु से थे, तमिलनाडु से थे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे थे। अतुल्य घोष, अतुल्य घोष, ये मिलान करने का प्रश्न बनेगा। नेताओं के नाम दे देंगे किस प्रांत से थे। अतुल्य घोष थे आप लोगों के पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। एस के पाटिल, एस के पाटिल, और एस के पाटिल थे आपके महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से। और के बी साई, के बी साई, मैंने पहले ही कहा जहां से प्रश्न बनेगा मैं वहां पर रुकूंगा, समय चाहे कितना ही लगे, हमारे पास किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। के बी साई थे आप लोगों के बिहार से। ये 4 नेताओं के नाम और ये कौन से राज्य से थे यह आप लोगों को याद रखना है। तमिलनाडु से के कामराज, अतुल्य घोष पश्चिम बंगाल से, और बिहार से के बी साई, और आप लोगों के एस के पाटिल महाराष्ट्र से। ये कद्दावर जो नेता थे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, सिंडिकेट के नेता थे, आगे डिटेल में बात करेंगे। ये इस चुनाव में परिणाम की जो है, इस चुनाव में इनको पराजय का सामना करना पड़ा। ये तो बात थी लोकसभा की। राज्य विधानसभा की जरा बातचीत कीजिए। राज्यों में जो विधानसभा के चुनावों के जो परिणाम आए, राज्य विधानसभा चुनाव जो परिणाम थे वो चौंकाने वाले थे। ये इतने चौंकाने वाले थे कि 7 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कितने राज्यों में? उस समय 28 राज्य नहीं थे, हम 1967 की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला। और 2 राज्यों में दल बदल के कारण, हम दल बदल की भी अगले वीडियो में बहुत डिटेल से बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी। कुल मिलाकर कितने राज्यों में कांग्रेस पार्टी के हाथ से शासन चला गया? 9 राज्यों में। बहुत ढंग से याद रखना, बड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा। मानचित्र सहित इस बार आपके मॉडल पेपर में है नहीं, लेकिन मानचित्र का बड़ा प्यारा प्रश्न बनता, लेकिन 2 नंबर का प्रश्न आप लोगों के बनेगा। किन्हीं अभी 9 राज्यों के नाम हम लोगों को लिखने हैं कि कौन से 9 राज्य जहां 1967 में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी। महत्वपूर्ण है, इसलिए लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं पंजाब, हरियाणा। देखो जोड़े में याद रखना, याद कैसे करना वो भी बता देता हूं। पंजाब, हरियाणा। उसके बाद में नंबर 2 यूपी, एमपी और बिहार, यूपी, एमपी और बिहार। नंबर 3 केरल, और केरल के आगे तमिलनाडु यानी कि मद्रास। उस समय इसका नाम था मद्रास, मद्रास। और मद्रास को आज हम किस नाम से जानते हैं? तमिलनाडु, तमिलनाडु। पहले इसे मद्रास प्रांत के नाम से जाना जाता था। नंबर 4 उड़ीसा और पश्चिम बंगाल।
इन प्रांतों में, इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी। जरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, जिसे आज हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, 2, 3, 5, 6, 7 और 8, 9, ये 9 राज्य रट लेना आप लोग। इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी। लेकिन एक और बात ध्यान रखनी है, क्या किसी अन्य राजनीतिक दल की सरकार बनी? नहीं। यहां जो भी सरकारें बनी वो गठबंधन की सरकारें बनी थी, संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी थी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण तथ्य और एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट, बड़ा अच्छा प्रश्न रहेगा। मद्रास जो आपका प्रांत था, जिसे आज हम तमिलनाडु कहते हैं, वहां एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल की सरकार बनी थी। किसकी सरकार बनी थी? एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल की बात करी मिली थी। अच्छा प्रश्न बनेगा, इसलिए अलग से बात कर रहे हैं। तमिलनाडु, जिसे उस समय कहा जाता था मद्रास प्रांत। मद्रास प्रांत में एक राजनीतिक दल जिसका नाम है डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। डीएमके जो राजनीतिक दल, जो एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल था, विशेष रूप से इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, यह कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल था। और तमिलनाडु में इस क्षेत्रीय राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है, स्पष्ट बहुमत मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 8 जो राज्य थे, उन 8 राज्यों में तो जो है गठबंधन की सरकारें बनती है, लेकिन जो 9वां राज्य था, कौन सा? मद्रास प्रांत, जिसे आज तमिलनाडु कहते हैं, वहां एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए, क्या कारण रहा ऐसा? जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ, भाषा के मुद्दे को लेकर बहुत बड़ी दिक्कतें थी। भाषा समिति का गठन किया गया, त्रिसूत्रीय फॉर्मूला अपनाया गया, जिसमें हिंदी को राजभाषा, अंग्रेजी को सहयोगी भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 14 भाषाएं थी, आज उनकी संख्या बढ़कर 22 हो चुकी है। उस समय एक बात कही गई कि 15 वर्षों के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा और राष्ट्रपति हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए प्रयास करेंगे। 1965 का जब वर्ष आया, तब मद्रास प्रांत से इस डीएमके राजनीतिक दल ने राजभाषा को, हिंदी को उनके ऊपर थोपने और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिले, इसके विरुद्ध इन्होंने एक हिंदी भाषा के विरुद्ध एक बहुत बड़ा क्या किया? आंदोलन। और इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इन दक्षिण भारत के राज्यों के द्वारा हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा, राजभाषा तो थी, उसको थोपा जा रहा था, और राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं देने का इन्होंने विरोध किया। यही कारण था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सका। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से बहुत से लोगों को यह लग रहा होगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन बहुत ढंग से सुनना, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी आज भी भारत की क्या है? राजभाषा। तो दक्षिण भारत से यह आंदोलन हुआ, लेकिन इस आंदोलन का नेतृत्व किया था डीएमके ने, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम ने। और इस डीएमके द्वारा नेतृत्व किए जाने के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। और तमिलनाडु के लोगों ने, मद्रास के लोगों ने इस राजनीतिक दल का जबरदस्त समर्थन किया। यही कारण था कि 1967 के जो चुनाव थे, इस चुनाव में मद्रास प्रांत में, जिसे आज तमिलनाडु कहते हैं, डीएमके की स्पष्ट सरकार बनती है, स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है। भारत का यह पहला क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसे किसी राज्य में स्पष्ट बहुमत मिला और उसकी सरकार बनी। बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा, 1 नंबर का प्रश्न रहेगा। आ जाइए अंत में देख लेते हैं वो कौन से प्रदेश है जहां कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। देखिए, पंजाब, हरियाणा, आज का हरियाणा हो गया यहां पर, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आपका ये मद्रास प्रांत, और ये आपका केरल। तो इस प्रकार से, और ये जो राज्य थे वहां पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो कुल मिलाकर आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा की, काफी आनंद आया होगा। पॉलिटी आगे बहुत रोचक होने वाली है आप लोगों के लिए। बने रहे हमारे साथ में, लगातार कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये जरूर बताएं कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं तो और अधिकतम विद्यार्थी लाभान्वित हुए, उन विद्यार्थियों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं। इस प्रकार के सहयोग की मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कल एक नए वीडियो के साथ में इसी के भाग 2 को लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। धन्यवाद।